हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स एकेडमी में। मैं मंजू शर्मा एक बार फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो का टॉपिक है सेलिंग कोस्ट, यानी कि विक्रय लागतें। विक्रय लागतें जो हैं वो एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, एक एकाधिकारी बाजार में अवश्य ही देखने को मिलती हैं। जैसा कि लर्नर्स हमने फीचर्स में पढ़ा था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के कि एक विशेषता एकाधिकारी प्रतियोगिता की ये रहती है कि इसमें गैर कीमत प्रतियोगिता अधिक होती है, कि कीमत को लेकर ज़्यादा प्रतियोगिता नहीं होती है बल्कि गैर कीमत प्रतियोगिता देखने को मिलती है। ठीक है, गैर कीमत प्रतियोगिता किस प्रकार से होती है कि यहाँ पर क्योंकि हम जानते हैं कि जो एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, एक एकाधिकारी प्रतियोगिता है, यहाँ वस्तु विभेद देखने को मिलता है, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता है, डिफ्रेंशिएटेड गुड्स होती हैं। तो प्रत्येक जो विक्रेता है या जो प्रत्येक फर्म है वो अपनी वस्तु को दूसरे से बेहतर बताने के लिए, दूसरे से अलग बताने के लिए विज्ञापनों का सहारा लेती है। ठीक है, उसके लिए और बहुत सारे इस तरह के जो प्रैक्टिस जो है वो करती है, इस तरह के प्रयोग करती है जिससे कि वो अपनी वस्तु की बिक्री को बढ़ा सके। ठीक है, तो इस प्रकार से जब एक फर्म, क्योंकि वस्तु विभेद है, तो वो विज्ञापन का सहारा लेकर के अपनी वस्तु को अन्य विक्रेताओं की वस्तु से बेहतर बताती है या उसका प्रचार करती है, तो उस पर जो भी खर्च होता है धन, वो जो व्यय है, वो जो एक्सपेंडिचर है, वो क्या कहलाता है? सेलिंग कोस्ट कहलाता है, विक्रय लागतें कहलाती हैं। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को आप कि अब अगर हम परिभाषा की बात करें तो एक फर्म, एक एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार के अंदर फर्म जो है वो वस्तु की बिक्री को बढ़ाने के लिए, उसकी जो बिक्री है, उसकी जो सेल है, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए जब वो क्या करती है, जो भी खर्च करती है बिक्री को बढ़ाने के लिए। देखिए, जो सेलिंग कोस्ट है वो प्रोडक्शन कोस्ट से डिफरेंट है। प्रोडक्शन कोस्ट क्या होती है कि वस्तु को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने, उत्पादन की पूरी प्रक्रिया से लेकर और अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने की जो लागत है वो उत्पादन है। तो वो जो लागत होती है वो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन बाउंड्री है वहां तक होती है, जबकि जो बिक्री को बढ़ाने के लिए, यानी कि उत्पादन तो हो चुका है वस्तु का, वो अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने के लिए तैयार है बिल्कुल, अब उसकी बिक्री को बढ़ाने के लिए या उसकी मांग को प्रभावित करने के लिए, उसकी मांग को बढ़ाने के लिए, मांग बढ़े, जो उपभोक्ता है उसकी मांग को प्रभावित किया जा सके, मांग क्रिएट की जा सके। ठीक है, तो उसके लिए जो भी धन खर्च किया जाता है वो क्या कहलाता है? विक्रय लागतें कहलाती हैं। जैसे कि कोई फर्म जो है विज्ञापन करती है, टीवी पर विज्ञापन देती है, रेडियो पर विज्ञापन देती है, या आपने देखा होगा कि रोड साइड पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं, उन पर विज्ञापन छपे हुए होते हैं, अखबार के अंदर विज्ञापन दिया जाता है, या आपने बहुत बार देखा होगा कि सेल्समैन जो हैं वो विज्ञापन करते हैं, बहुत सारी शॉप्स के ऊपर उसमें ब्रांडिंग की जाती है। तो वो सभी जो खर्चे हैं वो क्या कहलाती हैं? विक्रय लागतें कहलाती हैं। या आपने बहुत बार देखा होगा कि एक के साथ एक फ्री, ठीक है, आपने इस तरह से बाय वन और गेट वन, इस तरह की जो है आपने स्कीम्स बहुत सारी देखी होंगी। तो इसमें भी जो डिस्काउंट दिया जाता है या जो इस तरह की स्कीम्स दी जाती हैं, ये सभी क्या है? ये गैर कीमत प्रतियोगिता है। ठीक है, कि एक के साथ एक फ्री पाएं, या चाय के साथ चम्मच फ्री है, ठीक है, या सर्फ के साथ बकेट फ्री है। ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं? गैर कीमत प्रतियोगिता कहलाती है। जब कोई जो क्लॉज सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं उसमें एक फर्म अगर कोई इस तरह का कोई स्कीम चलाती है कि 20% फ्री,
मान लीजिए टूथपेस्ट के साथ कहा जाता है कि 20% एक्स्ट्रा, तो जो उसकी क्लोज कॉम्पिटिटर जो फर्म होगी वो भी क्या करेगी, कुछ ना कुछ इस तरह का, वो भी कुछ फ्री करेगी या कोई और चीज़ करेगी। आपने देखा होगा कि एक फर्म अगर कहती है कि भाई हमारे टूथपेस्ट के अंदर नमक है, तो साथ में जो उसकी कॉम्पिटिटर जो बिल्कुल मतलब उसकी आप कह सकते हैं कि परंपरागत रूप से जो एक कॉम्पिटिटर फर्म है वो क्या करेगी, वो भी साथ के साथ कहेगी कि जो हमारे उसमें भी ये है, कुछ और लेकर के आएगी, नीम है, ये है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उस पर जो खर्च किया जाता है विज्ञापनों पर उसकी बिक्री को बढ़ाने के लिए, वो सभी खर्चे क्या कहलाते हैं, सेलिंग कोस्ट कहलाते हैं। तो जहाँ तक परिभाषा की बात है तो सिंपल सी परिभाषा है कि विक्रय लागतें सेलिंग कोस्ट वो कोस्ट होती है जो किसी भी वस्तु की बिक्री को बढ़ाने के लिए फर्म विज्ञापन पर, प्रचार पर, इन सब चीज़ों पर खर्च करती है, यानी गैर कीमत प्रतियोगिता के रूप में जो खर्च करती है वो क्या कहलाती हैं, विक्रय लागतें कहलाती हैं। ठीक है, जो विक्रय लागतें हैं वो दो एक मान्यताएं हैं, अजम्पशंस हैं जो लेकर के, यानी कि कोई भी फर्म विक्रय लागतें तभी करती है जब वो ये एज्यूम करती है कि जो वो खर्च करेगी उससे क्या होगा कि जो वो प्रभावित कर पाएगी जो उपभोक्ता है उसके टेस्ट को, उसकी प्रेफरेंसेस को जो है वो प्रभावित कर पाएगी। वो ऐसा मान करके चलती है तभी जा करके वो विक्रय लागतों के ऊपर खर्च करती है, यानी विक्रय लागतें करती है, इस तरह की चीज़ों पर खर्च करती है। अगर उसे लगता है कि मैं कुछ भी विज्ञापन करूं या कुछ भी इस तरह के खर्चे करूं उससे मांग पर कोई प्रभावित नहीं पड़ने वाला, जो उपभोक्ता है वो अपने टेस्ट को नहीं बदलने वाला, तो वो इन चीज़ों पर खर्च नहीं करेगा। तो ये एज्यूम करके चलते हैं कि वो टेस्ट और प्रेफरेंसेस को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और क्या है कि ये भी है कि जो उपभोक्ता है, एक और देखिए बड़ी ज़बरदस्त मान्यता है कि वो ये मान करके चलता है कि जो उपभोक्ता है उसमें जो है कि कहीं ना कहीं पूर्ण ज्ञान का अभाव है, पूर्ण ज्ञान का अभाव है, कि उपभोक्ता समझता नहीं है कि किसी भी क्रीम को लगाने से गोरा नहीं होते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि भाई क्रीम लगाने से गोरा हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है अपूर्ण ज्ञान का ही लाभ उठाया जाता है और विज्ञापन के जरिए किसी भी वस्तु को प्रमोट किया जाता है, बेहतर बताया जाता है और उसकी बिक्री को, उसकी सेल को बढ़ाने के लिए खर्च किया जाता है। तो ये मान्यताएं लेकर के चली जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो हमारी विक्रय लागत है जिसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर या करेंगे, वो क्या है, एवरेज सेलिंग कोस्ट। ठीक है, औसत विक्रय लागत, ASC। जो औसत विक्रय लागत है ये जो नॉर्मल जो भी हमारी कोस्ट होती हैं उन्हीं की तरह U के आकार की होती है। ठीक है, यहाँ पर हम ले रहे हैं कोस्ट, सेलिंग कोस्ट या कुछ भी, या आप ये भी कह सकते हैं कि हम यहाँ कोई भी जो मेजरिंग टर्म है कि रुपी है या डॉलर है, कुछ भी वो ले सकते हैं। और यहाँ हम क्या कह रहे हैं, आउटपुट या फिर सेल, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं कि सेल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है फर्म की। तो ये जो होती हैं ये U के आकार की होती हैं, जो कि नॉर्मली अन्य जो भी हमने एवरेज कोस्ट की हैं उन्हीं की तरह ये भी क्या होती है, U के आकार की होती है, यानी कि इस तरह से डिक्रीज होती है। पहले जैसे जैसे सेल बढ़ाने के लिए या उत्पादन बढ़ाते हैं हम, तो शुरू में जो है वो घटती है लागत, जैसे जैसे हम जो है सेल्स बढ़ाने के लिए विज्ञापन करते हैं तो शुरू में जो पर यूनिट कोस्ट है वो घटती जाती है, एक न्यूनतम बिंदु पर पहुंचते हैं। उसके बाद भी हम क्या करते हैं कि अगर और सेल बढ़ाते हैं, बढ़ाने के लिए हम कोस्ट करते हैं तो ये बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि डिमांड में भी क्या है कि एक लेवल के बाद जो है हम जो कहीं ना कहीं जो फर्म है वो मांग को एक लेवल तक प्रभावित कर सकते हैं। उसके बाद जो है विज्ञापन या जो भी सेलिंग कोस्ट है उनका मांग के ऊपर जो प्रभाव है वो कंपैरेटिवली कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से जो एवरेज सेलिंग कोस्ट है वो बढ़ने लग जाती है। तो इसलिए ये क्या हो जाती है, इंक्रीजिंग हो जाती है और इस तरह से U का आकार ले लेती है। ठीक है, वहीं अगर हम सेलिंग कोस्ट की बात करें कि कुछ परिस्थितियों में जो सेलिंग कोस्ट है वो औसत जो स्थिर
लागत है एक तरह से सेलिंग कोस्ट, औसत स्थिर विक्रय लागत, वो जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप की होती है, जैसा कि दूसरी जो स्थिर लागतें होती हैं वो। ठीक है, औसत स्थिर लागत जो सामान्यतः हम लेते हैं, उत्पादन में लेते हैं, वो भी कैसी होती है, इस तरह से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप की होती है। तो ये है हमारी औसत स्थिर लागत वक्र जो है वो। ठीक है, औसत स्थिर लागत वक्र। ठीक है, तो ये किस तरह का होता है हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, इसके बारे में मैंने पहले की वीडियोस के अंदर बहुत बार बताया हुआ है कि ये जो है शुरू में बहुत तेज़ी से गिरती है, यानी कि इसकी जो डिक्रीजिंग रेट है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इसकी जो डिक्रीजिंग रेट है वो काफ़ी कम हो जाती है, और एक लेवल पर जाने के बाद गिरती तो है, रेट डिक्रीज तो कर रही है, बस उसकी रेट इतनी कम हो जाती है कि वो हमें ऐसे लगने लगती है कि पैरेलल हो गई है। तो ये जो शेप है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो कर्व होते हैं उसकी शेप होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो कंसेप्ट है इसका बड़ा ही इम्पॉर्टेंट, वो है कि सेलिंग कोस्ट की सिचुएशन के अंदर जो फर्म है उसका संतुलन हम कैसे देख पाएंगे। ठीक है, सेलिंग कोस्ट यानी कि जो फर्म है वो खर्च कर रही है, किसके ऊपर खर्च कर रही है, फर्म खर्च कर रही है विज्ञापनों के ऊपर खर्च कर रही है, यानी विक्रय लागतों के रूप में खर्च कर रही है, और उस सिचुएशन में फर्म का संतुलन क्या होगा, यानी कि हम ये देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि भाई फर्म जो है वो विक्रय लागतों पर खर्च करेगी या नहीं करेगी। ठीक है ना, कि देखिए एक फर्म अगर विक्रय लागतों पर खर्च कर रही है, उससे नो डाउट इसलिए खर्च कर रही है ताकि डिमांड बढ़े, लेकिन अगर जो सेलिंग कोस्ट है वो ज़्यादा है, उसके कंपैरेटिवली जो डिमांड के अंदर इंक्रीज़ है, इंक्रीज़ इन डिमांड है वो उतना ज़्यादा नहीं है, यानी रेवेन्यू में उसके उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो ऐसे सिचुएशन में जो फर्म है वो उसके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा कि वो जो है विक्रय लागतों के ऊपर मतलब खर्च करे, यानी विक्रय को बढ़ाने के लिए खर्च करे। ठीक है, तो उसे ये एडजस्टमेंट करनी होती है, उसे ये देखना होता है कि उसे विक्रय लागतों पर कितना खर्च करना है, उससे कितनी डिमांड बढ़ेगी, ये सब चीज़ें जो हैं एक फर्म को देखनी होती हैं, तभी वो ये डिसाइड करती है कि उसे जो है विक्रय लागतों पर खर्च करना है या नहीं करना है, और करना है तो कितना करना है। ठीक है, तो अब इसको हम इस डायग्राम से समझेंगे। इसमें जो है इनिशियली मान लीजिए जो फर्म है उसका जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो AR1 है, और जो फर्म का एवरेज कोस्ट कर्व है, ठीक है, यहाँ पर हमने APC लिखा है। APC का मतलब और कुछ भी नहीं है, APC का मतलब एवरेज प्रोडक्शन कोस्ट है। ठीक है, ये और कुछ नहीं है, जिसको हमने इससे पहले AC कहा है, एवरेज कोस्ट कहा है, ये वही है, यानी इसमें अभी तक हमने सेलिंग कोस्ट को नहीं लिया है, सिर्फ प्रोडक्शन की कोस्ट है ये। ठीक है, ये है। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इनिशियली जो फर्म है उसका जो संतुलन की स्थिति है, वो संतुलन की स्थिति में फर्म को जो है इस OP प्राइस पर फर्म OQ आउटपुट को प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया है लर्नर्स, कि जो मार्जिनल रेवेन्यू कोस्ट है और जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है और जो मार्जिनल कोस्ट कर्व है उसको हमने शो नहीं किया है यहाँ पर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के डायग्राम को हम थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझ सके। बहुत सारी कर्व्स होती हैं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है डायग्राम को समझना, तो इसलिए हमने इसको सिर्फ हम एवरेज रेवेन्यू कर्व ले रहे हैं और एवरेज कोस्ट का उसको ही शो कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि इस जो संतुलन है वो संतुलन कीमत कितनी है, OP है, और उस पर जो फर्म है वो कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है या सेल कर रही है वो है OQ।
ठीक है। तो अब इस स्थिति में आप देखिए कि ये आकर के एवरेज कॉस्ट को यहाँ कट कर रही है, तो इट मीन्स जो फर्म है उसको इतनी क्या आ रही हैं, कॉस्ट आ रही हैं, ODCQ के बराबर कॉस्ट है एवरेज कॉस्ट, और जबकि रेवेन्यू कितना मिल रहा है OPBQ। तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, फर्म का प्रॉफिट है। ठीक है, ये क्या है, फर्म को प्रॉफिट मिल रहे हैं, यानी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे हैं। ठीक है, ये तो इनिशियल सिचुएशन है। ठीक, अब फर्म ये सोचती है कि भाई मेरे को तो अपनी जो सेल है वो बढ़ानी है और डिमांड बढ़नी चाहिए, और इसके लिए वो क्या करती है, विज्ञापनों का सहारा लेती है, यानी कि सेलिंग कॉस्ट कर रही है, वो अब सेल्स को बढ़ाने के लिए पैसा खर्च कर रही है। ठीक है, उससे आप अच्छे से जानते हैं क्या होगा कि जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। तो मान लीजिए कि जो कॉस्ट है वो कहाँ आ गई, यहाँ पर आ गई, इसको हमने कह दिया ACC। ACC का मतलब है एवरेज कंपोजिट कॉस्ट। ठीक है, कंपोजिट कॉस्ट का मतलब है जो ACC है, एवरेज कंपोजिट कॉस्ट, उसमें APC है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, और साथ में क्या है, एवरेज सेलिंग कॉस्ट है। ठीक है, यानी कि सेल्स को बढ़ाने के लिए जो लागत आ रही है वो भी इसके बीच में हमने ले ली है। ठीक है, अब ये जो है ये फर्म ने क्या सोच के किया भाई, मान्यता क्या ली है कि जो सेलिंग कॉस्ट उसने की है, विज्ञापन के ऊपर खर्च किया है, वो यही सोच के तो किया है कि भाई इससे डिमांड बढ़ेगी। तो मान लीजिए कि जो डिमांड है वो बढ़ करके कितनी हो गई, AR2 हो गई। ठीक है, अब इस AR2 में मान लीजिए जो फर्म है वो कहाँ पर संतुलन में है, इस OP1 प्राइस पर संतुलन में है। ठीक है, और ये मान लीजिए B1 है, इसको नीचे लाएंगे। अब देखिए कितना बढ़ा है, जो प्रोडक्शन है या जो आउटपुट है, सेल है, वो कितनी बढ़ गई, OQ से बढ़कर OQ1 हो गई है। ठीक, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब हम ये ले रहे हैं, क्योंकि मान्यता पहले से ही ले रखी है कि भाई डिमांड पर इफेक्ट तो पड़ेगा ही, तो हम उसको थोड़ा सा इससे साइड में लें, संतुलन को ज़्यादा इधर ना लें। तो OP1 प्राइस है। अब इसमें कॉस्ट कितनी हो गई भाई, दोनों मिला करके ये आ गई, इसको हमने नाम दे दिया C1 और इसको नाम दे दिया D1। ठीक है, अब यहाँ पर जो फर्म है, अब फर्म को देखिए कितना क्या मिल रहा है, फिर से प्रॉफिट मिल रहे हैं, कि यानी कि जो डिमांड में जो इंक्रीज़ हुआ है वो ज़्यादा हुआ है एज़ कम्पेयर टू जो फर्म की विज्ञापन के ऊपर खर्च करने से जो सेलिंग कॉस्ट की वजह से जो उसकी कॉस्ट बढ़ गई है वो उतनी नहीं बढ़ी है। तो यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि ये जो प्रॉफिट है बाद वाला, ये जो शेडेड एरिया है, ये प्रॉफिट है। जो P1 D1 B1 C1 है, ये ज़्यादा है, ग्रेटर है, किससे दिख रहा है, देखिए ये शेडेड एरिया आपको दिख रहा होगा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। P B D और C से क्या है, ये ज़्यादा है। ठीक, आप इसको ऐसे ले सकते हैं PBCD, C पहले लिख लीजिए, या P लिखने में थोड़ा सा ये हो गया, सिमेट्रिकली आप लिख लीजिए इसको। ये हमने लिया P1 B1 C1, और यहाँ हम ले लेते हैं D1। ठीक है, इस तरीके से ले लेते हैं, तो इसी सिमेट्री में इसको ले लेंगे P1 B1 C, और ये हो गया D, तो ये इससे ज़्यादा है। ठीक है, अब अगर फर्म को देखो, यहाँ पर क्या हुआ कि फर्म को लगा कि अरे वाह, मैंने विज्ञापन पर खर्च किया तो मेरी तो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई है, मुझे बेनिफिट हो रहा है। वो सोचता है कि और खर्च किया जाए, मान लीजिए, तो और खर्च किया जाए तो फिर से जो कॉस्ट है वो और बढ़ जाएगी, कहाँ आ जाएगी, ACC2 पर आ गई मान लीजिए, या 1, कोई भी आप इसको नाम दे सकते हैं। तो अब यहाँ आई है, तो फिर से अजम्पशन क्या है कि भाई डिमांड भी बढ़ेगी, और मान लीजिए डिमांड बढ़ करके कितनी हो गई, ये AR3 हो गई डिमांड। ठीक है, अब इस पे मान लीजिए कि जो फर्म का संतुलन है वो कहाँ पर मिल रहा है, फर्म को इस P2 प्राइस पर मिल रहा है। ठीक है, इससे नीचे लाएंगे यहाँ पर इस तरीके से, तो ये
डिमांड क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। ठीक है, ये B2 हमने कह दिया। अब इसमें देखिए कॉस्ट यहाँ पर है ना, इस पे यहाँ से नीचे आते हुए ये कॉस्ट है, तो इसको हमने C2 कह दिया। ठीक, ये D2। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर इतना क्या मिल रहा है फर्म को प्रॉफिट, क्योंकि कॉस्ट कम है और जो रेवेन्यू है वो क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो अब आप देखिए फिर से हम क्या कह रहे हैं कि ये वाला जो शेडेड एरिया ये इससे ज़्यादा है। तो डिसाइड क्या करेगा यहाँ पर जो फर्म है कि अगर उसे जो सेलिंग कॉस्ट से यानी विज्ञापनों पर खर्च करने से, प्रचार प्रसार पर खर्च करने से अगर उसे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, उससे उसकी जो डिमांड है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, जबकि यानी डिमांड से जो उसको रेवेन्यू मिलेगा डिमांड के इंक्रीज़ होने से वो ज़्यादा है, जबकि जो एवरेज कॉस्ट में जो इंक्रीज़ हुआ है वो उससे कम है। इट मीन्स कि जो फर्म है वो डिसीज़न लेगी कि वो एडवर्टीज़मेंट करवाएगी, सेलिंग कॉस्ट पर यानी विक्रय पर खर्च करेगी, विक्रय लागतें पर खर्च करेगी। तो इस तरीके से हम क्या देख सकते हैं, फर्म के संतुलन को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और कमिंग वीडियोस आप देखते रहिए, और जो संतुलन की बाकी जो भी वीडियोस हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।